नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, तो संस्कृत में जो पहला चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। यानी चैप्टर संख्या 1 तो कंप्लीट मैं करूंगा। देखिए इसमें क्या होता है, आपके सिलेबस में 8 इकाई आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये पहली इकाई में मैं चर्चा करूंगा। वैसे पहली इकाई में कम से कम 4 से 5 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं। 4 से 5 क्लास आपके कॉलेज में होती तब जाकर के कंप्लीट होता है। लेकिन मैं क्या करूंगा कि कोशिश यही रहेगी कि यूनिट नंबर 1 पूरा, यानी 4 से 5 चैप्टर जो आपके हैं इकाई संख्या 1 में, उसको एक ही वीडियो के माध्यम से मैं पूरा कवर कर दूंगा। महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें हमने रखे हैं और कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लास्ट में हम करवाएंगे। तो परीक्षा चाहे लिखित हो तो लिखित प्रश्न भी आपके लिए करवाएंगे, तो लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी। तो संपूर्ण यूनिट 1 आज के वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे, जिसमें प्रमुख संस्कृत के जो नाटककार रहे हैं, नाट्य साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रमुख जो नाटककार रहे उनके बारे में जानेंगे। विस्तार से चर्चा करने का प्रयास रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ पर समझने को मिलेंगी और हर एक जो है नाटककार के बारे में जानकारी मिलेगी। 2027-28 इन सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास रहेगा। बीए थर्ड सेमेस्टर आपका पेपर का नाम है संस्कृत नाटक और व्याकरण। तो शुरुआती 4 इकाइयों में आपको संस्कृत नाटक के बारे में, खास करके अभिज्ञान शकुंतलम नाम का एक नाटक संकलित है जिसके लेखक हैं महाकवि कालिदास, और एक नाटक आपका संकलित है दोस्तों, उसका नाम है स्वप्नवासुदत्तम। ठीक है, तो इन दोनों नाटकों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में और तमाम सारी चीजें संकलित हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करूंगा और फिर स्वप्नवासुदत्तम के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बारीकी के साथ चीजों को बताने का प्रयास रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो है किस तरीके से किस चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत नाटक और व्याकरण के बारे में कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। आप यहाँ पर बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। तो यूनिट नंबर 1 के आल चैप्टर्स को हम चर्चा करेंगे। इकाई संख्या 1 का नाम है नाट्य साहित्य परंपरा तथा प्रमुख नाटककार। प्रमुख नाटककारों में महाकवि भास, अश्वघोष, आचार्य भवभूति, भट्ट नारायण, विशाख दत्त जैसे महान विभूतियां शामिल हैं। दोस्तों सबसे पहले जब किसी नाट्य साहित्य परंपरा की हम बात करते हैं तो नाट्य साहित्य में एक व्यक्ति का नाम आता है और उस व्यक्ति की फोटो यहाँ पर आपकी लगी हुई है। उसका नाम है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र नाम का एक रचना लिखते हैं। ठीक है, और इन्होंने नाटक को 5वां वेद भी कहा। किसने कहा? आचार्य भरत मुनि साहब ने कहा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम समझ रहे हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास भी हम करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर नाट्य साहित्य परंपरा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि नाट्य साहित्य भारतीय साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है और सबसे प्राचीन विधा भी है। यह श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का साहित्य है। श्रव्य माने होता है जिसको सुना जाए, दृश्य माने होता है जिसको देखा जाए। और जब दोनों प्रकार का ये है, यानी कि इसको हम सुनते भी थे और इसको देखते भी थे। यानी कि जब भी नाटक होता था तो इसको हम आंखों से अपने देख करके और कानों से सुनते भी थे। यानी इसमें कुछ गीत वगैरह भी होते थे, कुछ संदेश होते थे और अभिनय सामने लोग मंच पर किया करते थे। तो ये नाट्य परंपरा रही है। तो उस प्रकार का साहित्य है जिसका उद्देश्य क्या था? केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कार और लोक कल्याण करना। क्योंकि क्या होता है, नाटक के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है, एक शिक्षा दी जाती है और उसमें संस्कारों को भी दिखाया जाता है ताकि संस्कार समाज में फैले। और इसके साथ साथ ऐसे संस्कार और ऐसी शिक्षा जब समाज में जाती है तो जनता का कल्याण होता है, इसीलिए इसको लोक कल्याण का भी एक साधन या माध्यम बताया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो नाटक यहां पर लिखिएगा, नाटक विभिन्न रुचियों वाले लोगों का समान रूप से मनोरंजन करता है। संस्कृत यहां पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, नाट्यम भिन्न रुचेर जनस बहु ध्यायेक समराधनम। यानी कि नाटक जो होता है विभिन्न रुचि वाले लोगों का समान रूप से क्या करता है? समान रूप से
मनोरंजन करता है। अब नाटक का अर्थ क्या है इसको समझे। नाटक, नट धातु एक संस्कृत में, जैसे संस्कृत में जो शब्द बनते हैं वो धातुओं से बनते हैं, धातुओं में प्रत्यय और उपसर्ग लगा करके शब्द का निर्माण किया जाता है। जो नट धातु है दोस्तों, नट धातु से नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है अभिनय करना, यानी कि एक्टिंग करना, किसी घटना का मंचन करना, इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका नाटक, लिख लीजिएगा। आगे फिर तीसरी हेडिंग आप डालेंगे और लिखेंगे नाटक की उत्पत्ति। अगर आपको नहीं लिखने का मन है तो मत लिखिए, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपके लिए हमने नोट्स यहाँ पर हैंड रिटन तैयार कर रखे हैं और यह नोट्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइस में। थर्ड सेमेस्टर का सभी इकाई का, यानी इकाई नंबर 1 से लेकर के इकाई नंबर 8 तक का सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा। आप इसको चाहे तो निकलवा लीजिए, प्रिंटर से आराम से पढ़िए, और चाहे तो आप इसको फोन में अपने पीडीएफ फॉर्म में पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है, आप इसको निकलवा करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं सभी इकाइयों के और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आपके लिए फीस रखी गई है मात्र और मात्र 100 रुपए। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, अब की बार ऐसा धाकड़ नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है जिस नोट्स को देख करके आप यूपीएससी का नोट्स भी भूल जाएंगे। 9984 039 139 इस नंबर पर क्या एसएमएस करना है, आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। देखिए जैसे थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर की फीस आपकी 100 रुपए रखी गई है। फीस कैसे जमा करनी है, जैसे आप व्हाट्सएप पर इतना एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए भेज देने हैं। जैसे ही आप 100 रुपए जमा करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आप लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर जो पुरानी वीडियोस है उनके जो है प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। और सबसे खास बात जो ये है दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है वीडियो पीडीएफ नोट्स तो मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा और अब की बार जो है हैंड रिटन नोट्स, यानी जैसा नोट्स आपको यहाँ पर वीडियो में प्रतीत हो रहा होगा पीछे लिखा हुआ, ये फुल एचडी क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। आसानी से आप इसको पढ़ करके अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का नोट्स अवेलेबल है मात्र 100 रुपए फीस में। या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे फीस से भी आप जमा करवा सकते हैं। एक ऑफर अभी आपके लिए चल रहा है। ऑफर कौन सा दोस्तों, ऑफर ये है कि अगर आप थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करेंगे तो 200 रुपए फीस जहां पर 2 सेमेस्टर की होती है, ये फीस 200 रुपए ना लग करके केवल 150 रुपए आपकी फीस रख दी जाती है। यानी कि 1 साल तक की फीस आप पढ़ेंगे इसमें, 1 साल तक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा। यहाँ पर आपके 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी 4 से 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाती है दोस्तों। 4 से 5 सब्जेक्ट की तैयारी एक सेमेस्टर में, और ऐसे ही 5 सब्जेक्ट की तैयारी अगले सेमेस्टर में, यानी कि आपके कम से कम 10 पेपर की तैयारी हो जाती है मात्र 150 रुपए फीस में। एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे 60 रुपए की पड़ती, 10 पेपर की तैयारी के लिए सीरीज खरीदेंगे कितने पड़ेगी, 600 रुपए की आपकी सीरीज पड़ जाती है जो मार्केट से आप लाते हैं। ठीक है, तो ये 600 रुपए भी आपके बच जाते हैं जब आप हमसे जुड़ते हैं। तो आप सभी लोग नोट्स प्राप्त कर ले। अब की बार सभी यूनिट के नोट्स आपको मिलेंगे मात्र और मात्र 150 रुपए में। पूरा 1 साल तक आपको नोट्स मिलता रहेगा, थर्ड सेमेस्टर पूरा सभी सब्जेक्ट का, और को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, को करिकुलर में चाहे ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा हो, या कोई और हो, सभी को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए एक बिग ऑफर चल रहा है दोस्तों। फटाफट से संस्कृत के सभी यूनिट के नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, अभिज्ञान शकुंतलम के, स्वप्नवास उदत्तम के, और कोशिश रहेगी कि जो है व्याकरण के भी नोट्स तैयार किए जाएं, वो भी आपको दिए जाएं। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आप तुरंत एसएमएस करें, देर मत कीजिए। अब दोस्तों नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में समझते हैं। हेडिंग डालेंगे, नाटक की उत्पत्ति। लिखने की कोई आपको जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीजें वैसे ही मिल जाएंगी। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो उसमें लिखा पीडीएफ रहेगा, आप उसको आराम से पढ़िए बैठ करके घर पे। नाट्य की उत्पत्ति, देखिए नाट्य की उत्पत्ति का वर्णन भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, एक रचना उन्होंने लिखी, किसने, आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है, और संस्कृत काव्य शास्त्र के पहले विद्वान है जिन्होंने एक प्रकार से नाट्य शास्त्र रचना लिखी, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है कोई भी चीजें लिखी जाती हैं, चाहे वो रस को बताया कि काव्य की आत्मा रस होती है, रसस्यते असोइत रसा, इन्होंने ही कहा था। तो ये भरत मुनि साहब है। तो नाट्य शास्त्र नाम का एक रचना लिखा, उसमें नाट्य शास्त्र को नाट्य कला का सर्व प्रमुख ग्रंथ इन्होंने माना, और इन्होंने कहा कि भाई जो नाट्य शास्त्र है
उसमें इन्होंने नाटक की उत्पत्ति को लेकर के वेदों का सहारा लिया। और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों से एक एक चीजों को लेकर के एक 5वां वेद बना, जिसको कहते हैं पंचम वेद, जिसको भरत मुनि नाटक की श्रेणी में रखते हैं। आइए समझते हैं कि आखिरकार क्या क्या लिया गया और कैसे कैसे की चीजें बनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य ये दोस्तों, इंपॉर्टेंट परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आचार्य भरत मुनि साहब जो है, नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है, उसके लेखक है। अब पंचम वेद नाटक को कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, इसके पीछे लॉजिक है, समझते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा ने चारों वेदों के श्रेष्ठ तत्वों को लेकर के नाट्य वेद की रचना की है, इसीलिए इसे पंचम वेद कहा जाता है। अब क्या क्या लिया गया हर एक वेद से, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, चारों वेदों के तत्वों की अगर बात की जाए तो पहला वेद है आपका ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, 10 मंडल है इसमें, 1028 सूक्त के आसपास इसमें मिलेंगे ऋग्वेद में आपको। ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो इसमें पाठ, ऋग्वेद से नाट्य शास्त्र में क्या लिया गया, ऋग्वेद में पाठ्य को लिया गया। पाठ्य मतलब क्या होता है, संवाद शैली या बातचीत करने के तरीके, ठीक है। तो ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया है, यानी कि संवाद या बातें ली गई हैं। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद जो कि नाट्य शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो जो गायन की परंपरा रही, संगीत की परंपरा, क्योंकि भारतीय संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है किसको, किसको, सामवेद को। तो सामवेद से गीत लिया गया है नाटक में, संगीत और गान लिया गया जो नाटक के बीच में गाया जाता है, ठीक है। और तीसरा वेद है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद से क्या लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, यानी अगिक वाचिक, यानी कि जो अंग का प्रदर्शन करना होता है और मतलब के मुंह से बोला जाता है, ये सब यानी कि अभिनय, एक्टिंग, एक्टिंग जो लिया है वो यजुर्वेद से एक्टिंग को ले लिया गया है। और अथर्ववेद जो चौथा वेद है वहां से रस को ले लिया गया, यानी भाव और अनुभव को कहां से लिया गया, अथर्ववेद से लिया गया है। इस तरीके से इन चारों वेदों से एक एक तत्व को लेकर के एक 5वां वेद का निर्माण हुआ दोस्तों, जिसको हम पंचम वेद कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बातें, बिल्कुल समझ में आ रही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान रखें हमारा दूसरा चैनल है एक को करिकुलर मास्टर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहां पर भी आपको को करिकुलर के बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप सभी लोग एसएमएस कर दीजिएगा। अब आगे समझते हैं नाट्य शास्त्र का उद्देश्य क्या है दोस्तों। हेडिंग डालेंगे नाट्य शास्त्र का उद्देश्य, लिखेंगे नाट्य का उद्देश्य। देखिए, लोक शिक्षा प्रदान करना पहला उद्देश्य है, जनता को शिक्षित करना नाट्य शास्त्र का पहला उद्देश्य है। दूसरा, मनोरंजन करना, किसका, लोगों का मनोरंजन करना, यह भी उद्देश्य रहा है नाटक का। तीसरा उद्देश्य रहा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ होते हैं जो जीवन को कहीं ना कहीं पे इस आवागमन के बंधन से मुक्त करवाते हैं और हमको मोक्ष प्राप्ति तक करवाते हैं। 3 लक्ष्य जो होते हैं, 3, और मोक्ष जो होता है जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, तो उसकी प्राप्ति में नाटक सहायता करते हैं। चौथा उद्देश्य होता है समाज को नैतिक शिक्षा भी नाटक देते हैं। तो नाटक के ये 4 उद्देश्य आप लिख लीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। छठी चीज इसमें यह है कि नाट्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या, इसको समझते हैं। देखिए, नाट्य साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की दोस्तों तो देखिए, नाट्य साहित्य की पहली विशेषता, इसमें रस, भाव और अभिनय होता है, यानी कि ये रस, भाव और अभिनय पर आधारित होता है। दूसरी बात, गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, इसमें गद्य और पद्य दोनों चीजें मिश्रित होती हैं। संवाद प्रधान रचना होती है ये, इसके साथ साथ शिक्षाप्रद और मनोरंजक भी होता है ये, ठीक है। और भारतीय संस्कृति का दर्पण होता है नाट्य शास्त्र, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से नाट्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी। नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, नाटक का अर्थ क्या है, नाटक की विशेषताएं और नाटक का उद्देश्य, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, इन चीजों को आपने समझ लिया अभी तक, ठीक है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि नाट्य साहित्य परंपरा का विकास कैसे हुआ, इसको समझते थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, नाट्य साहित्य परंपरा का विकास की अगर बात की जाए तो उसको समझने का प्रयास करें। देखिए, नाट्य साहित्य का विकास, देखिए भारतीय नाट्य परंपरा विश्व की प्राचीनतम नाट्य परंपराओं में से एक मानी जाती है। इसका विकास वैदिक काल, ठीक है, से प्रारंभ होकर के संस्कृत नाटकों के स्वर्ण युग तक हुआ। संस्कृत नाटक भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज तथा कला का क्या है, एक आईना है, एक दर्पण है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि संस्कृत नाटक का सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन जो मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है, वहीं पर मिलता है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर लिखेंगे, वैदिक काल में नाट्य शास्त्र के क्या संकेत मिलते हैं, इसको समझते हैं। विकास, उत्पत्ति का जो विकास है, परंपरा कैसे विकसित हुई। पहली बात, ऋग्वेद में संवाद के सूक्त मिलते हैं कुछ कुछ, ठीक है। फिर सामवेद में संगीत का वर्णन मिलता है।
यजुर्वेद में अभिनय के तत्व मिलते हैं और अथर्ववेद में भाव, रस और लोक जीवन के संकेत मिलते हैं। अच्छा, इन चारों तत्वों को मिलाकर के पांचवा वेद बना। वैदिक यज्ञों में नृत्य और गायन का प्रयोग होता था। इन्हीं तत्वों ने आगे चल करके नाट्य कला को जन्म दिया और नाटक का विकास हुआ। ठीक है, अब आगे समझते तीसरा पॉइंट क्या इसमें लिखेंगे आप। तीसरा तरीका है नाट्य शास्त्र का योगदान। नाट्य शास्त्र एक रचना है जिसको लिखा है आचार्य भरत मुनि साहब ने। तो भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र नाट्य कला का आधार ग्रंथ है। इसमें नाट्य के सभी अंगों का वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। ठीक है, कि नाट्य शास्त्र नाटक के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस सभी के लिए विस्तार से इसमें बताया गया है। ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसमें नाट्य शास्त्र में जो विषय है, नाटक के सभी विषयों का वर्णन किया गया, जैसे कि नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत क्या है और काव्य में रस को आत्मा कहा काव्य की आचार्य भरत मुनि ने। तो रस सिद्धांत के बारे में बताया, भाव क्या है इसके बारे में बताया, अभिनय, अंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार, तमाम प्रकार के अभिनय के बारे में बताया। किसने? नाट्य शास्त्र में किसने बताया था? तो भरत मुनि साहब ने। नृत्य और गीत के बारे में बताया, रंगमंच व्यवस्था के बारे में बताया, यानी अभिनय एक्टिंग के बारे में, नायक नायिका भेद और परिपक्व परिचय के बारे में बताया। तो नायक नायिका का भेद क्या होता है और नायक की विशेषता क्या होती है और नायिका की विशेषता क्या होती है, सब कुछ इसमें जो है इन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखेंगे अस्थाई भाव। ठीक है, सॉरी, नाट्य शास्त्र को भारतीय रंगमंच का संविधान कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चौथी बात, संस्कृत नाटक का स्वर्णकाल, ये कहां से शुरू हुआ? गुप्त काल जो है, इतिहास का जो गुप्ता पीरियड है, जहां पर आप देखते हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त दूसरे, रामगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए। तो गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस काल में अनेक महान नाटककार हुए और उन नाटककारों ने नाटक की जो है, जो साहित्य है, नाटक की जो विधा उसको आगे बढ़ाया। जैसे महाकवि भास, प्राचीनतम महान नाटककार है महाकवि भास। ठीक है, कालिदास प्रकृति और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, ये भी एक नाटककार है। अभिज्ञान, शकुंतलम, रघुवंश जैसे महान नाटक लिखे। ठीक है, अश्वघोष, अश्वघोष बौद्ध साहित्य के महान कवि और नाटककार हैं और बुद्ध चरित नाम की रचना भी लिखते हैं। भवभूति करुण रस के महान रचनाकार हैं। भट्ट नारायण बेड़ी संघारन नाम के एक नाटक है, उसको लिखा इन्होंने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाम की रचना लिखी। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये प्रमुख 6 नाटककार जो हैं, ये लोगों ने गुप्त काल में ही रहे और गुप्त काल में संस्कृत नाटकों को लिखा और काफी आगे बढ़ाया। इन नाटककारों ने संस्कृत नाटक को विश्व प्रसिद्ध नाटक, मतलब विश्व प्रसिद्ध किया नाटक को। ठीक है, अब संस्कृत नाटक की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, संस्कृत नाटक की जो प्रमुख विशेषता है, पहली बात है सुखांत की प्रधानता। यानी जो पाश्चात्य नाटक में आपको देखेंगे दुखांत नाटक देखेंगे, यानी कि जो है नाटक के अंत में दुख आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन भारतीय नाटक में नाटक के अंत में आपको सुख दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कि सारी जनता सुखी हो जाती है, ऐसे यानी कहानी का अंत सुख से होता है ना कि दुख से। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। तो कहानी का अंत किससे होता है? सुख से होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखिएगा और भी चीजों को जानने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो संस्कृत नाटक की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए दोस्तों, तो संस्कृत नाटक की दूसरी विशेषता देखिए, सुखांत की प्रधानता, यानी अधिकांश संस्कृत नाटकों का अंत सुखद होता है। ठीक है, दूसरी बात रस की प्रधानता, यानी भारत में जो नाटक लिखे गए दोस्तों, उस नाटक में हमेशा रस की प्रधानता रही। बिना रस के नाटक कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि नाटक बिना रस के ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे एक शरीर। तो शरीर के लिए जैसे प्राण जरूरी है, ऐसे ही नाटक के लिए रस की आवश्यकता होती है। तो रस की प्रधानता, श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता भारतीय नाटकों में आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि राजा महाराजा जब युद्ध करते तो वीर रस की उत्पत्ति, और जब प्रेम करते हैं अपनी रानी महारानी से तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है। तीसरी बात, गद्य पद्य मिश्रित शैली, यानी संवाद गद्य में तथा भावपूर्ण अंश को पद्य में लिखे जाते हैं। नाटक में जब कोई इमोशनल चीजें होती तो उसमें गायन आ जाता है, और संवाद शैली जब सब बातचीत होती तो वो गद्य में होती है। ठीक है, चौथी बात, आशीर्वाद,
इन नाटक में आदर्श चरित्रों का चित्रण यहाँ पर आपको मिलता है, यानी आदर्शवाद आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। नाटक में जो चरित्र रखे जाते हैं जैसे भगवान राम रघुवंशम में, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत, तो वो आदर्श पुरुष रखे जाते हैं, उनको देख करके जनता जो है अपना सकती है। ठीक है, इसके अलावा लोकहित की भावना, नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन का नहीं होता है बल्कि लोक कल्याण का भी होता है। यानी नाटक का मतलब होता है कि जनता का उससे फायदा हो, कल्याण हो। इसके अलावा अगली विशेषता लिखेंगे, भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है नाटक। संस्कृत नाटक भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, रीति रिवाज, आदर्शों और मूल्यों का एक आईना है, एक दर्पण होता है। इसीलिए ये सारी विशेषताएं आप लिख लीजिएगा। 6 विशेषताएं हैं संस्कृत नाटक की जो यहाँ पर आपके लिए लिखी गई हैं। नाट्य साहित्य का महत्व क्या है? देखिए, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करता है नाट्य साहित्य, ठीक है, नैतिक शिक्षा का प्रसार करता है, समाज का मार्गदर्शन करता है, मनोरंजन और ज्ञान का अद्भुत समन्वय करता है, ताकि आप मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में ही जानकारी सीख जाते हैं। कला और साहित्य के विकास में सहायता करता है कौन? नाट्य साहित्य, इसीलिए जरूरी है। अब यहाँ पर परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य आपके लिए मैं बता दूं, कुछ जो आपको याद रखनी है, परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। नाटक को क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। संस्कृत नाटक का आधार क्या है? रस और अभिनय। संस्कृत नाटकों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोक शिक्षा और मनोरंजन। संस्कृत नाटक का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? इतिहास में गुप्ता पीरियड को। इस तरीके से आपके लिए परीक्षा के उपयोगी कुछ तथ्य मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपके प्रमुख मतलब ये संस्कृत नाटक का उद्भव मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर चीजें आपको समझने को मिलेगी दोस्तों। महाकवि भास के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़े नाटककार है महाकवि भास। ये महाकवि भास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। महाकवि भास के बारे में आप देखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे तो महाकवि भास की अगर बात की जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले महाकवि भास का जीवन परिचय समझते हैं। देखिए, भास प्राचीन काल के महान संस्कृत नाटककार थे, बहुत बड़े नाटककार हैं। इनके जीवन के विषय में निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। बेसिकली अगर इनके समय काल की अगर बात किया, संभवतः इनका काल ईसा मसीह की मतलब कि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर के ईसा की 2री शताब्दी के मध्य माना जाता है। यानी ईसा पूर्व, यानी हो सकता है ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले से और ईसा मसीह के जन्म के 200 साल बाद तक का समय काल महाकवि भास का माना जा सकता है। कुछ विद्वान इन्हें शुंग कालीन राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन मानते हैं। जो शुंग काल के एक राजा थे पुष्यमित्र शुंग, बड़े प्रतापी शासक हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समय काल के ही महान विद्वान थे महाकवि भास, ठीक है। भास का साहित्य अत्यंत मौलिक है, प्रभावशाली है तथा भावपूर्ण है, इमोशन से परिपूर्ण है और पढ़ने में मजा आएगा, इफेक्ट डालेगा, प्रभावी होगा और इनका खुद का है कि कहीं नकल नहीं किए हैं। तो एक मौलिक नाटककार है ये और 13 नाटक इनके उपलब्ध है साहित्य में, ठीक है। और स्मृति तथ्य में ईसा पूर्व की 2री शताब्दी से ईसा पूर्व ईस्वी की 2री शताब्दी के बीच में इनका समय काल रहा महाकवि भास का। साहित्य में योगदान इनका जो रहा है उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए, साहित्यिक योगदान हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, भास को संस्कृत का प्रथम मौलिक नाटककार माना जाता है। दूसरा पॉइंट, यानी कि पहले मौलिक नाटककार। मौलिक माने होता है कि ये अपने खुद के मतलब कि कहीं से किसी से प्रेरणा नहीं ली, खुद अपनी चीजों के बारे में बताएं। इन्होंने महाभारत, रामायण तथा पुराणों की कथाओं को आधार बना करके नाटक लिखे हैं। इनका नाटक शिल्प अत्यंत प्रभावशाली, स्वाभाविक तथा रोचक है। भास के नाटकों में पात्रों का यथार्थ चित्रण तथा राष्ट्र प्रेम की भावना प्रमुख है, ठीक है। यानी भास के नाटकों में जो पात्र हैं उन पात्रों का कोई बनावटी चित्रण नहीं है बल्कि यथार्थ चित्रण का प्रयोग है। राष्ट्र प्रेम की भावना भी दिखाई पड़ती है। भास के नाटक भारतीय रंगमंच की परंपरा की क्या है? एक नींव है, यानी आधारशिला का काम करते हैं। भास के नाटकों की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो कथानक की नवीनता, यानी कि जो इनका जो कथानक है वो एकदम से बढ़िया, एकदम से नवीन कथानक का प्रयोग करते हैं। पात्रों का यथार्थ चित्रण करते हैं। संवादों की सरलता और प्रभावशीलता दिखाई पड़ती है। राष्ट्र प्रेम और नीति का संदेश अपने नाटकों के माध्यम से महाकवि भास देते हैं। महाकवि भास के प्रमुख नाटक, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। तो महाकवि भास के प्रमुख नाटक की अगर बात की दोस्तों, इनके प्रमुख नाटक में कुल 13 नाटक हमको मिलते हैं। पहला है प्रतिज्ञा योगन धरायण,
दूसरा है स्वप्नवा सुदत्तम, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे तीसरी इकाई में, ठीक है, सॉरी चौथी इकाई में। और तो अगला है आपका अभिमार्का, ठीक है, और तीसरा चौथा नाटक है प्रतिमा नाटक, पांचवा है दूतवाक्यम, छठा है उरुभंगम, सातवां है कर्णभारम, आठवां है बालचरितम, नौवां है मध्य व्यायोग, 10वां है पंचरात्रम, 11वां है दुर्जया, 12 नंबर है चारुदत्तम और 13 नंबर है अभिषेक नाटक। ये 13 नाटक हैं। भास के नाटकों के स्रोत की अगर बात करें, नाटक इनके जो लिखे गए हैं वो किन कहानियों से प्रेरित है, किन पुस्तकों से प्रेरित है, अगर बात की जाए तो महाभारत से संबंधित, रामायण, पुराण और लोक कथाओं से रिलेटेड इनके नाटक हैं। यानी इन्हीं सभी से इनकी कहानियां 13 नाटकों में आपको दिखाई पड़ेंगी। भास के प्रमुख नाटकों का संक्षिप्त परिचय की अगर बात की जाए कि क्या क्या इनके नाटकों में है, जो प्रमुख नाटक हैं, जैसे कि प्रतिज्ञा योगंध धारायण, प्रतिज्ञा योगंध धारायण नाम का एक नाटक है। इसमें वत्सराज उदयन की कथा है। मंत्री योगंध धारायण की बुद्धिमत्ता और नीतिपूर्ण कार्यों के द्वारा उदयन को पुनः राज्य प्राप्त होता है, ये इस जो है नाटक में बताया गया है। दूसरा नाटक है स्वप्न वासुदत्तम, ये उसी राजा उदयन की कथा है। उदयन और वासुदत्ता नाम की उनकी जो है महारानी है। उदयन राजा और वासुदत्ता, इनकी प्रेम कथा है इसमें स्वप्न वासुदत्तम में, ठीक है, जो इकाई नंबर 4 में हम पढ़ेंगे इनकी प्रेम कहानी को, बहुत बारीकी के साथ बताएंगे। वासुदत्ता की काल्पनिक मृत्यु तथा पुनर्मिलन की कहानी अत्यंत रोचक यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। तो ये स्वप्न भी आता रहता है, पूरी कहानी हम समझेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तीसरा है उरुभंगम, महाभारत के दुर्योधन की मृत्यु के बाद की कथा है। उरुभंगम में उरु माने होता है जंघा, भंगम माने होता है भंग करना। उरु माने जंघा, भंगम माने भंग करना। तो दुर्योधन की जंघा महाभारत में भंग करी गई थी। इसमें कौरवों की वीरता और करुणा का चित्रण इसमें किया गया है, कौरवों की वीरता के बारे में बताया गया है, ठीक है। दूत वाक्यम अगला नाटक है। इसमें श्री कृष्ण के शक्ति शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर जाने का वर्णन है। जब भगवान श्री कृष्ण जो है भीषण विध्वंस बचाने को, ठीक है, सबको सुमाग्र पर लाने को, ठीक है, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो, रखो अपनी धरती तमाम, दे दो केवल 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे। भगवान ऐसे कहते हैं पांडव की तरफ से, ठीक है। लेकिन दुर्योधन का जवाब आता है क्या, कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। तभी भारी ने भी जो है दुर्योधन बांधने चला भगवान को बंदी बनाने। भारी ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, ठीक है। दुर्योधन कांपने लगा पूरा। तो दूत वाक्यम है। कर्णभारम, महाभारत के कर्ण के दानवीर और वीरतापूर्ण चरित्र जो है दानवीर कर्ण का, उसके बारे में पूरा कर्णभारम नाम के नाटक में बताया गया है। तो परीक्षा उपयोगी बात यह है कि भास संस्कृत के प्रथम मौलिक नाटककार हैं। इनके 13 नाटक उपलब्ध हैं और इनका काल ईसवी की दूसरी शताब्दी से ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से ईसवी की दूसरी शताब्दी के बीच में माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से महाकवि भास के बारे में हमने समझा। अब दूसरे विद्वान है आपके महाकवि अश्वघोष। तो ऐसे आपके लिए बढ़िया बढ़िया तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को जान पा रहे हैं, ठीक है। चीजों को आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चले जानने का प्रयास करते दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो जीवन परिचय। महाकवि अश्वघोष। महाकवि अश्वघोष बौद्ध काल के महान कवि और नाटककार थे। इनका जन्म स्थान साकेत, साकेत यानी अयोध्या के निकट पड़ता है साकेत, ठीक है। तो साकेत वही इलाका है, अयोध्या के आसपास ही पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आप अयोध्या से थोड़ा और आगे जाएंगे तो साकेत पड़ेगा। साकेत एक कॉलेज भी है अयोध्या में, ये बड़ा फेमस कॉलेज है। तो साकेत अयोध्या के निकट माना जाता था, साकेतपुरी भी कहते हैं अयोध्या को कभी कभी। इनके पिता का नाम सुचित्रा और माता का नाम था घोषा, ठीक है, कहा जाता है। प्रारंभ में ये ब्राह्मण थे। कौन? अश्वघोष पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म की को ग्रहण कर लिया। भगवान बुद्ध के समकालीन थे और इनके शिष्य भी थे, यानी भगवान बुद्ध के शिष्य थे कौन? अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष के विषय में कथन है, कालिदास कहते हैं कवि नाम अश्वघोषा, हर्षवर्धन कहते हैं अश्वघोषा कवि नाम अग्रगण्यम, अग्रगण्य यानी कि ये कवियों में अग्रगण्य थे। इनकी विद्वता, ओजस्विता और काव्य शक्ति के कारण इन्हें महाकवि की उपाधि दी जाती है। किसको?
महाकवि अश्व घोष। इनका समय काल रहा, अश्व घोष का काल सामान्यतः ईसवी सन की पहली और दूसरी शताब्दी माना जाता है। ईसा मसीह के आसपास का समय काल माना जा सकता है। साहित्यिक योगदान जो इनका रहा है दोस्तों, ये रहा है कि अश्व घोष संस्कृत के प्रथम महान बौद्ध कवि और नाटककार रहे हैं। इन्होंने बुद्ध चरित नाम की रचना लिखी, सौंदरानंद जैसे महाकाव्य तथा सारिपुत्र प्रकरणम जैसा नाटक की रचना करी। इनके काव्य में ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये तीन प्रकार के गुण होते हैं नाटक के। ठीक है, ओज, प्रसाद और माधुर्य, इन तीनों गुणों के नाटकों में इनके तीनों गुण आपको दिखाई पड़ेंगे। इन्होंने संस्कृत साहित्य में बौद्ध दर्शन, करुणा तथा मानवता की भावना को सुंदर रूप से व्यक्त किया है। किसने? अश्व घोष साहब ने। ठीक है, अश्व घोष की विशेषताएं अगर देखेंगे तो ओजस्वी तथा प्रभावशाली शैली में रचना लिखते हैं, बौद्ध दर्शन का सुंदर प्रतिपादन करते हैं, ये करुणा, दया और मानवता की भावना इनकी रचनाओं में ओतप्रोत है, भाषा इनकी सरल है, सरस है और काव्यमयी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो इनकी प्रमुख रचनाएं आपके यहाँ पर दी गई हैं, आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। प्रमुख रचनाओं को नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, चले। तो पहला रचना इनका आप देखेंगे दोस्तों, महाकाव्य में बुद्ध चरित और सौंदरानंदम, ये दो महाकाव्य है। नाटक सारिपुत्र प्रकरणम, ये नाटक लिखा है। नाटक की कथा अगर बात की तो यहाँ पर सारिपुत्र प्रकरणम नाटक जो है, प्रारंभ में अन्य दर्शनों के अनुयायी थे। बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर के उन्होंने बुद्ध की शरण ली और महान भिक्षु बने। इस नाटक में उनके ज्ञान, वैराग्य और बुद्ध के प्रभाव का वर्णन इसमें किया गया है, इस नाटक में। ठीक है, तो सारिपुत्र प्रकरण नाटक जो है अश्व घोष द्वारा रचित एकमात्र उपलब्ध नाटक है। इसमें बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र के जीवन का वर्णन किया गया है, जिन्होंने बुद्ध की शरण ग्रहण की और महान भिक्षु बने। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। नाटक का उद्देश्य है बुद्ध धर्म का प्रचार करना और जीवन की नश्वरता का बोध कराना कि जीवन नश्वर है, ये जो है हमेशा नहीं रहेगा। अश्व घोष का महत्व यह है दोस्तों कि इन्होंने संस्कृत साहित्य में बौद्ध साहित्य की सुदृढ़ नींव रखी, क्योंकि इससे पहले पाली, प्राकृत इन सभी में बौद्ध रचनाएं लिखी जा रही थी, संस्कृत में कम रचनाएं मिलती थी। भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्म के प्रचार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये संस्कृत भाषा के प्रथम महान कवि, नाटककार माने जाते हैं। कवि भी थे, नाटककार भी थे। इनकी रचनाएं आज भी काव्य सौंदर्य, ओज और मानवता के लिए प्रसिद्ध है। स्मरणीय तथ्य ये है दोस्तों, याद रखने के लिए कि अश्व घोष बौद्ध काल के महान कवि और नाटककार थे। इस ईसवी सन की पहली और दूसरी शताब्दी के समय काल है इनका। प्रमुख नाटक सारिपुत्र प्रकरणम और प्रमुख महाकाव्य बुद्ध चरितम और सौंदरानंदम, ये दो एक प्रकार से इनके महाकाव्य रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले कवि। अगले कवि हैं दोस्तों आचार्य भवभूति, महाकवि भवभूति। महाकवि भवभूति की अगर बात की दोस्तों, तो इनके जीवन परिचय की अगर बात की जाए, लिखेंगे महाकवि भवभूति संस्कृत साहित्य के महान नाटककार हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? नीलकंठ, तथा माता का नाम था जतुकर्णी या रत्नावती भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। इन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में साहित्य की रचना की थी। ठीक है, इनका जन्म स्थान विदर्भ यानी आधुनिक महाराष्ट्र का इलाका, उसके पदमपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका? महाकवि भवभूति का। ये शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु इनकी रचनाओं में व्यापक मानवता और उदार दृष्टि मिलती है। भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। इन्हें उत्तर कालिदास भी कहा जाता है। ठीक है, उसकी उपाधि भी दी जाती है, जो कि कालिदास के बाद उनकी विद्वता इनमें दिखाई पड़ती है। स्मरणीय तथ्य कि 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी इनका समय काल रहा है। ठीक है, जन्म पदमपुर विदर्भ यानी महाराष्ट्र का इलाका, उपाधि उत्तर कालिदास की। ठीक है, नकांता समागम सुखा नवा विप्रलंभा शोक सुखदा अस्ति चेदे कसिन्यपि तद देवरेकम भवभूते है। भवभूति के बारे में बातें कही जाती हैं दोस्तों। ठीक है, साहित्यिक योगदान इनका यह रहा कि भवभूति मुख्यतः नाटककार थे, परंतु ये महान कवि भी थे। इनकी भाषा अत्यंत ओजस्वी, सरस तथा गंभीर रही है।
इनके नाटकों में करुण रस की प्रधानता रही है, यानी करुण रस इनके नाटकों की विशेषता है। चरित्रों की गहराई, भावों की सूक्ष्मता और उदात्त आदर्शवाद इनकी कृतियों की विशेषता रही है। उदात्त माने नंबर 1 की चीजें, ठीक है, ये सब चीजें रही हैं। भवभूति की काव्य की विशेषताओं की अगर बात की तो भावना की गहराई और उदात्तता रही है, करुण रस की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति रही है, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुणों की समन्विति रही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उच्च कोटि की संस्कृत भाषा का प्रयोग, आदर्शवाद और मानवतावाद की प्रधानता भी दिखाई पड़ती है इनकी रचनाओं में। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाटकों की बात करें तो कुल मिलाकर के 3 नाटक इनके जो हैं हमारे समक्ष आते हैं। पहला नाटक है महावीर चरितम। ये भगवान राम के आरंभिक जीवन और रावण वध तक की कथा इसमें दिखाई गई है। वीर रस की प्रधानता है इस महावीर चरितम नाम के नाटक में। विशेषता यह है कि इसमें राम के आदर्श चरित्र का सुंदर चित्रण महावीर चरितम नाम के नाटक में किया गया है, ठीक है। और इसके बाद में अगर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे मालती माधव दूसरा नाटक है। मालती और माधव की प्रेम कथा जिसमें रोमांस, साहस एवं अद्भुत घटनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। रस, श्रृंगार और करुण, यानी कि करुण रस भी है और श्रृंगार रस भी है। जहां पर नायक नायिका मिलते हैं वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 पार्ट होते हैं, संयोग श्रृंगार जब मिलते हैं नायक नायिका, और वियोग श्रृंगार जहां पर नायक नायिका बिछड़ते हैं। तो दोनों चीजें आपको मिले। करुण रस क्या है कि शोक बिकल सब रोवे हिरानी, रूपशील बल तेज बखानी, और करह विलाप अनेक प्रकारा, परह भूमितल बारह बारा। शोक नामक अस्थाई भाव, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जब पूर्ण होता है तब जाकर के करुण रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि जहां पर रोना पीटना आपको दिखाया जाए वो करुण रस होता है। विशेषता यह है कि यह नाटक अत्यंत लोकप्रिय तथा भावपूर्ण नाटक है। कौन? मालती माधव। तीसरा नाटक है उत्तर रामचरितम। जिससे भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद की कथा तथा सीता त्याग की करुण गाथा इसमें बताई गई। सीता को भगवान राम ने कैसे त्यागा और क्या क्या पूरी कहानी उत्तर रामचरितमानस के बाद की जो कहानी है, जब भगवान राम लंका जीत करके भारत लौट आते हैं तब के बाद की कहानी है। और महावीर चरितम में क्या है कि भगवान राम जब लंका रावण वध हो जाता है उसके बाद की कहानी खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद की उत्तर रामचरितम में उन्होंने लिखा है। रामचरितमानस तो लिखा ही है तुलसीदास जी ने, लेकिन उससे पहले संस्कृत में आप उत्तर रामचरितम जो लिखा गया है, वाल्मीकि जी ने रामचरित लिखा, मतलब कि उन्होंने लिखा, ठीक है, रामायण नाम की, लेकिन उत्तर रामचरित रामचरित के बाद में भगवान राम का जब वनवास से लौट आए अयोध्या में उसके बाद की कहानी है। इसमें करुण रस की प्रधानता है। विशेषता इसे भारतीय साहित्य का श्रेष्ठ करुण नाटक माना जाता है उत्तर रामचरितम को, क्योंकि माता सीता की विरह कथा यहाँ पर आपको दिखाई, भगवान राम की विरह। भवभूति के नाटकों की विशेषताएं दोस्तों लिखेंगे, करुण रस की अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली व्यक्ति अगर किसी संस्कृत साहित्य के नाटककार में दिखाई पड़ती है तो सबसे बेटर तरीके से आचार्य भवभूति में दिखाई पड़ती है। उदात्त आदर्शवाद, उदात्त माने होता नंबर 1 का, यानी बढ़िया एकदम से प्रखर आदर्शवाद है, यानी कि अगर इनके नाटकों के चरित्र को अगर हम आदर्श बनाएं तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और उनके आदर्शों पर चल सकते हैं, ठीक है। त्याग और कर्तव्य पर बल दिया है। चरित्रों की मानसिक स्थिति का गहन चित्रण इसमें किया गया है। भाषा इनकी ओजस्वी, गंभीर और काव्यात्मक रही है, जो कि बढ़िया बात है। संवाद शैली की अगर बात किया तो हृदय स्पर्शी और मार्मिक संवाद है, जिनको पढ़ करके आप एकदम से आपका हृदय प्रफुल्ल वो हो जाएगा, एकदम से द्रवीभूत हो जाएगा, आप भी रोने लगेंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग है, ऐसे संवाद है इसमें। नारी पात्रों का उच्च और आदर्श चित्रण जो है इन्होंने बहुत जबरदस्त किया है उस जमाने में। अब यहाँ पर कुछ परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य मैंने नोट डाउन कर रखे हैं आपके लिए। पहली बात, भवभूति को किस उपाधि से जाना जाता है दोस्तों? तो उत्तर कालिदास के नाम से जानते हैं। भवभूति का जन्म स्थान पदमपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र। भवभूति का काल 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी। भवभूति के नाटकों की संख्या 3 है। कौन कौन से? महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरितम, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भवभूति के नाटकों में जीवन का यथार्थ चित्रण, भावों की गहराई तथा करुण रस की अद्भुत अभिव्यक्ति मिलती है, इसलिए उन्हें संस्कृत नाट्य साहित्य का अमर नाटककार कहा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब अगले नाटककार है आपके भट्ट नारायण साहब। भट्ट नारायण की अगर बात की दोस्तों तो इनके जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। भट्ट नारायण, संस्कृत नाटक के महान नाटककार थे। इनके विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
इनके नाटक बेड़ी संघारम के आधार पर इन्हें महाभारत काल का माना जाता है। जो कि बेड़ी संघारम जो है, बेड़ी माने होता है चोटी दोस्तों, ठीक है, बेड़ी माने क्या होता है, चोटी। तो चोटी का संघार कर नाटक लिखा था, महाभारत का ही नाटक है ये, ठीक है। तो इन्होंने वीर रस प्रधान नाटक की रचना करी, जिसमें महाभारत युद्ध के पश्चात की कथा अत्यंत प्रभावशाली चित्रण उसका किया है, ठीक है। प्रमुख नाटक इनका कौन सा, बेड़ी संघारम। काल समय काल इनका महाभारत के समय काल की माने जाते हैं। नाटक का प्रकार वीर रस प्रधान नाटक लिखते हैं। भाषा कौन सी इनकी, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका भट्टनारायण को कभी कभी काव्य शैली भी कहा जाता है, मतलब कि इनकी जो भट्टनारायण को काव्य शैली भी कहते हैं, ठीक है। प्रमुख नाटक का प्रमुख नाटक इनका जो है बेड़ी संघारम। इसके आधार पर इनके बारे में अगर देखें तो यह एकाकी अथवा लघु नाटक है, यानी छोटा नाटक है। इसमें महाभारत युद्ध के 18वें दिन का वर्णन किया गया है, जब द्रौपदी दुर्योधन के लहू से अपने केसों को संवारती हैं, अपने बालों में जो है दुशासन का की छाती का लहू लगाती हैं, तो उसके बाद में अपनी मतलब कि वो जो है अपनी चोटी को बांधती हैं, ठीक है। पांडवों की विजय के पश्चात दुर्योधन की जंघा तोड़ दी जाती है। इस नाटक में उसके भाई दुख व्यक्त करते हुए उसकी बेड़ी केस या सौत्रियक से बांध करके धुएं में ले जाते हैं। भीम की प्रतिज्ञा पूर्ति का वर्णन भी किया गया है। नहीं, बेड़ी संघारम कभी कभी इस नाटक का नाम इसलिए रखा गया दोस्तों, जहां तक मुझे जानकारी, बेड़ी माने चोटी होता है, तो बेड़ी संघारम में यानी कि बेड़ी का संघार, या फिर दो तीन इसके अर्थ मिल सकते हैं। तो जहां तक मुझे पता, तो यहाँ पर जो है वही है, 18वें दिन जब इसकी जंघा तोड़ जाती है, दुशासन को मारा जाता है। दुशासन की द्रौपदी ने चूंकि कसम खाई थी कि हम दुशासन की छाती का लहू से अपने केसों को संवारेंगी, वो अपना जो है, क्योंकि उसका बाल पकड़, द्रौपदी जी का बाल पकड़ करके दुशासन भरी सभा में ले गया था और उनकी साड़ी खींचने का दुस्साहस किया था। साड़ी भगवान श्री कृष्ण ने आकर के दे दी, तो मतलब कि कभी मतलब कि उनको जो है निर्वस्त्र नहीं कर पाया, लेकिन उनका जो केस खुल गया था, चोटी खुल गई थी, वो चोटी उन्होंने बांधी नहीं दोबारा, और कसम खा ली कि दुशासन की छाती का लहू जब आएगा, खून, लहू माने खून, उसी खून से अपने केसों को संवारूंगी मैं। ये छत्राड़ी थी, अग्नि कुंड से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी, ताक देती तो भस्म हो जाती, माता भगवती की अंश मानी जाती है वो, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो भीम की प्रतिज्ञा पूर्ति का वर्णन भी इसमें किया गया है, जो दुशासन की छाती फाड़ते हैं और उसकी जंघा को तोड़ते हैं। कथा, तो महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन है। दुर्योधन की जंघा भीमसेन के द्वारा भंग की जाती है, दुर्योधन की मृत्यु होती है, भाइयों का शोक उसमें सामने आता है। बेड़ी मतलब सौ भी कहीं कहीं पर मिलता है, उसको बांध करके ले जाना, भीम की प्रतिज्ञा की पूर्ति, यहीं पर आपका पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर दो अर्थ बेड़ी के हो सकते हैं, एक चोटी और एक आपका सौ, ठीक है। नाटक के प्रमुख पात्रों की अगर बात की तो दुर्योधन, कृतवर्मा, भीमसेन, दुशासन उल्लेख मात्र है, अश्वत्थामा, ब्राह्मण, कृपाचार्य, शोक व्यक्त करने वाले और तमाम सारे लोग, ठीक है। ये सब नाटक का उद्देश्य है धर्म की विजय का प्रतिपादन करना, अन्याय और अधर्म के दुष्परिणाम को दिखाना, वीरता, प्रतिज्ञा पालन और कर्तव्य निष्ठा का प्रेरणादायक चित्रण यहाँ पर किया गया है। प्रतिज्ञा भीम कैसे पूरी करते हैं, वो सब चीजों को दिखाया गया है, ठीक है। नाटक की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो वीर रस की प्रधानता इस नाटक की मुख्य विशेषता है। भाषा सरल, प्रभावशाली और ओजस्वी है। तो चाहे आपसे जो है इनके बारे में पूछे भट्टनारायण के, तो यही सब चीजें उनकी विशेषताएं बताएंगे। नाटक में युद्ध के बाद की करुण स्थिति का मार्मिक वर्णन किया गया है। इसमें पांडवों की विजय तथा उनके धर्मनिष्ठ चरित्र का सुंदर चित्रण किया गया है। छोटे आकार का होते हुए भी नाटक अत्यंत प्रभावशाली है। परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य यह है कि नाटककार भट्टनारायण प्रमुख नाटक बेड़ी संघार, वीर रस प्रधान नाटक लिखते हैं। कथानक महाभारत के युद्ध के 18वें दिन का वर्णन है। प्रमुख पात्र दुर्योधन, भीमसेन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा रहे हैं। भट्टनारायण का बेड़ी संघारम वीर रस का अद्भुत उदाहरण है। इस नाटक में महाभारत युद्ध के अंतिम दिन का मार्मिक वर्णन और ओजस्वी चित्रण किया गया है। ये रहे भैया भट्टनारायण। आगे समझते हैं, अगले विद्वान जो है उनका नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त के बारे में समझते थोड़ा सा। विशाख दत्त कौन है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विशाख दत्त बड़े ही फेमस जो है नाटककार रहे हैं। विशाख दत्त संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार है। इनका काल सामान्यतः गुप्त काल के उत्तरार्ध माना जाता है। उत्तरार्ध माने क्या होता है, गुप्त काल के बाद, ठीक है। यानी गुप्त काल के बाद का जो समय काल है वो इनका समय काल है। इनके विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनका मुख्य नाटक है मुद्रा राक्षस, जो इनकी अमर कीर्ति है और इसी के आधार पर इनको जाना जाता है, विशाख दत्त साहब को। यह नाटक राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और यथार्थपूर्ण रहा है। मुद्रा राक्षस की अगर बात की दोस्तों,
ये विषय राजनीति से रिलेटेड है। मुद्रा राक्षस गुप्तोत्तर काल के हैं, ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं, भाषा संस्कृत है, ठीक है। प्रमुख नाटक मुद्रा राक्षस की अगर बात की तो नाटक जो है ये 7 अंकों में बटा हुआ है मुद्रा राक्षस। यह नाटक चाणक्य यानी कौटिल्य की राजनीतिक चातुर्य और कूटनीति पर आधारित है। इस नाटक में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन है। नंद वंश का अंतिम शासक है धनानंद। धनानंद जो है बहुत ही क्रूर शासक है और बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से ब्राह्मणों पर अत्याचार करता है और प्रजा पर अत्याचार करता है। और इसी चीज से नाराज होकर के चाणक्य जो है वो कसम खाते हैं कि चोटी उसी दिन बांधूंगा जब नंद वंश के शासक, नंद वंश का पराजय मतलब कि विनाश कर दूंगा और पूरे भारत में अखंड भारत की व्यवस्था करूंगा। वो मौर्य वंश के एक शासक है, मतलब वो एक लड़का था, उसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को खरीदते हैं चाणक्य और इसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और इसको बहुत आगे तक बनाते हैं और मौर्य वंश का स्थापना करवाते हैं इसी चाणक्य, मतलब चाणक्य इसी चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र नाम की, उसमें कैसे राज्य चलाना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करने हैं, सब कुछ बताया। चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में चाणक्य ने कोई कसर नहीं छोड़ी और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। इस नाटक का नायक चाणक्य है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया, ठीक है। नाटक का मुख्य उद्देश्य देश हित में चाणक्य की नीति और कूटनीतिक विजय को दिखाना है। क्योंकि चाणक्य इतने विद्वान थे कि बताओ एक बच्चा जो इधर उधर भटक रहा है उसको उठा करके राजा बना दिया, अखंड भारत की बात करी, नंद वंश को समाप्त कर दिया, सिकंदर के प्रयासों को विफल कर दिया। सिकंदर जब आ रहा था उस समय यही नंद वंश के शासक गद्दी पर थे, ठीक है। लेकिन पुरु को हराने के बाद में जब सिकंदर आगे बढ़ रहा था तो जो है चाणक्य ने इतना खेला कर दिया कि यहां से सिकंदर भाग ही गया। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जो इन्हीं का है, विशाखदत्त का, इसके बारे में समझते हैं। नंद वंश का राजा धनानंद अत्याचारी था। चाणक्य ने उसकी अत्याचारपूर्ण नीतियों से क्रोधित होकर के नंद वंश के नाश का संकल्प लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश को परास्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। राक्षस नंद वंश का अमात्य था जो अमात्य निष्ठावान और बुद्धिमान था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से राक्षस को परास्त ना करके अपने पक्ष में मिला लिया, यानी कि जो राक्षस है मुद्रा राक्षस में राक्षस कौन है, वो घनानंद का जो है वो सेनापति, मतलब घनानंद का क्या है, निष्ठावान बुद्धिमान व्यक्ति है, जो जैसे चाणक्य है वैसे वो भी है, ठीक है। अंततः राक्षस मौर्य साम्राज्य का महामात्य बन जाता है और इस तरीके से चीजें कंप्लीट होती हैं। कथा यही है इसकी, बेड़ी संहारम की, सॉरी इसकी मुद्रा राक्षस की। प्रमुख पात्र इसमें कौन कौन से नाटक में, चाणक्य, कौटिल्य। नाटक का नायक है अत्यंत चतुर और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ है कौन, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के द्वारा स्थापित सम्राट है ये। राक्षस कौन है, नंद वंश का निष्ठावान महामात्य, बाद में चाणक्य के पक्ष में हो जाता है जो कि चाणक्य इसको कन्विंस कर लेते हैं अपनी तरफ। धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा है। मलय केतु नंद वंश का सहयोगी राजा है। नाटक का महत्व यह है कि यह नाटक भारतीय राजनीति और कूटनीति का दर्पण है। चाणक्य की नीति और राष्ट्रहित की भावना का उत्कृष्ट चित्रण इस नाटक में किया गया है। यह नाटक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इस नाटक में हमें नेतृत्व, नीति, कूटनीति, धैर्य की शिक्षा मिलती है। भारतीय नाटक परंपरा में यह नाटक अद्वितीय स्थान रखता है। नाटक की विशेषताओं की अगर बात की जाए, यह नाटक पूर्णतः ऐतिहासिक और राजनीतिक है। भाषा परिष्कृत और शैली प्रभावशाली है। इसमें कूटनीति, राजनीति, राजचातुर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। राष्ट्रहित की भावना तथा आदर्श राज्य की परिकल्पना इसमें की गई है। पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत यथार्थपूर्ण है। संवाद शैली प्रभावशाली और रोचक है, ठीक है। इसमें आप भी कुछ बिंदुओं को समझेंगे तो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षसम संस्कृत नाट्य साहित्य की श्रेष्ठ राजनीतिक कृति है। इसमें चाणक्य की कूटनीति का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये नाटक 7 अंकों में बटा हुआ मुद्रा राक्षस। राक्षस किसका महामात्र था, तो नंद वंश का। नाटक का विषय राजनीति है। नाटक का नायक चाणक्य है। नाटककार कौन है, विशाखदत्त। नाटक का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। किसने लिखा है, विशाखदत्त ने। तो ये सब चीजें विशाखदत्त के बारे में हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नाटककार का परिचय यहाँ पर आपने देख लिया है, ठीक है। महाकाव्य वगैरह के बारे में आपने देख लिया, ठीक है। ये सब चीजें मैंने उनके सभी के बारे में लिख लिया है, ठीक है। तो एक बार कंप्लीट ये आपका सारी चीजें हो गई चुकी हैं। ये आपके लिए पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझने का प्रयास किया है दोस्तों, विस्तार से आपने समझा, ठीक है। तो इसलिए आपने पूरा चीजों को समझ लिया, ठीक है। आपने सब पूरा कंप्लीट देख लिया। तो एक बार फिर से रिकॉल करते दोस्तों, महाकाव्य
ईसवी की दूसरी और पहली शताब्दी के बीच में मानी जाती है ईसा पूर्व के। अश्वघोष पहली से दूसरी शताब्दी, भवभूति 8वीं शताब्दी, भट्टनार 9वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, इनकी रचना बेड़ी संहारम भट्टनारायण की, भवभूति की महावीर चरितम, मालती माधव उत्तरामचरितम है। अश्वघोष की रचना बुद्ध चरितम, सौंदर्य नंदम, सारिपुत्र प्रकरणम। भास की रचना स्वप्नासुदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, उरुभंगम, ये सब रचनाएं हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपने देखा। अब लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और नाट्य साहित्य परंपरा में से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, अब सबसे पहले आपसे जो प्रश्न पूछेगा दोस्तों, ये पूछेगा कि जो है नाट्य साहित्य परंपरा के बारे में बताएं। देखिए, नाट्य साहित्य परंपरा की अगर बात की दोस्तों तो पूछेगा संस्कृत साहित्य नाट्य परंपरा की विशेषताएं लिखिए है, उसके बारे में बताएं। तो लिखिएगा सभी लोग। देखिए, भारत की नाट्य साहित्य परंपरा अति प्राचीन और समृद्ध रही है। दूसरी बात दोस्तों, यह परंपरा वैदिक काल से प्रारंभ होकर के संस्कृत नाटकों के स्वर्ण युग तक विकसित हुई है। तीसरी बात, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ने नाटक की सिद्धांत मतलब कि जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो दोनों प्रकार की जो पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों प्रकार की दृष्टि है, उसकी आधारशिला आचार्य भरत मुनि ने रखी है अपने रचना नाट्य शास्त्र के माध्यम से। और चारों वेदों से चीजों को लेकर के ब्रह्मा ने किस तरीके से नाट्य की रचना करी है, ये सब हम समझ चुके हैं ऊपर। ठीक है, अगली बात, संस्कृत नाटकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का समन्वय भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यह परंपरा केवल मनोरंजन तक सीमित न रह करके लोक शिक्षा जनता को शिक्षित करने का काम करता है नाटक, समाज का सुधार भी करता है नाटक, नैतिक मूल्यों के संरक्षण का भी काम ये संस्कृत नाटक कर रहा है। इसके अलावा महाकवि भास, महाकवि कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, भट्ट नारायण, विशाख दत्त आदि महान नाटककारों ने इसको समृद्ध किया, भारतीय नाट्य साहित्य परंपरा को। इसके बाद लिखेंगे कि संस्कृत नाटक गद्य पद्य मिश्रित रहा है, यानी कि इसमें जब बातचीत करते हैं दो पात्र आपस में तो वहां पर क्या है, वहां पर गद्य का प्रयोग है, लेकिन जहां पर वो जो है इमोशनल चीजें आती हैं, भावात्मक चीजें आती हैं, वहां पर गायन का प्रयोग भी किया जाता है, संगीत का प्रयोग भी किया जाता है। अच्छा, नाटक में रस प्रधानता भी दिखाई पड़ती है। बिना रस के जो है नाटक संभव ही नहीं है। जैसे बिना प्राण के शरीर, ऐसे बिना रस के नाटक। आदर्शवादी और लोक मंगलकारी यहाँ पर एक प्रकार से जो है नाटक यहाँ पर रहे हैं, जिनको आप अपना सकते हैं और जिससे जनता का कल्याण होता है, लोक का मंगल होता है। इस परंपरा ने आगे चल करके प्राकृत भाषा में अभ्रज भाषा और हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के नाटकों को भी प्रभावित किया। संस्कृत की भाषा से आगे चल करके प्राकृत भाषा बनी, प्राकृत से अभ्रंश बनी, अभ्रंश से फिर हिंदी भाषा बनी, और सारी भाषाओं में जितने भी नाटक लिखे गए हैं वो सब संस्कृत नाटक से प्रभावित है। अब भास का योगदान क्या रहा इसको समझते हैं। महाकवि भास का योगदान रहा संस्कृत नाटक परंपरा में। देखें, देखिए, भास संस्कृत नाटक के आदि और महान नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 13 नाटक की रचना की है, जिनमें स्वप्नवासोत्तम, प्रतिज्ञ योगंधरायणम, अभिवारकः दूतकम आदि प्रसिद्ध नाटक लिखे। भास के नाटकों में मौलिक कथानक, सरल भाषा, सशक्त चरित्र चित्रण, रोचक घटनाओं का समावेश किया गया है। इन्होंने पौराणिक कथाओं को नवीन रूप देकर नाटकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। भास के नाटक मंचीय प्रभाव की दृष्टि से अत्यंत सफल बताए जाते हैं। इन्होंने संस्कृत नाटक को नई दिशा दी और भावी नाटककारों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, एक पथ प्रशस्त किया। किसने? संस्कृत के नाटककारों में खास करके महाकवि भास ने। आगे देखेंगे अश्वघोष की नाटक की क्या विशेषताएं हैं, लिखेंगे। अश्वघोष संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। इनका जन्म संभवतः पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इनका प्रमुख नाटक है सारिपुत्र प्रकरणम। इनकी भाषा सरल, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके नाटकों में बौद्ध दर्शन, करुणा, त्याग, अहिंसा और मानवीय मूल्यों की प्रधानता दिखाई पड़ती है। इन्होंने संस्कृत नाटक को नई विचारधारा और आध्यात्मिकता से समृद्ध किया। और इसके बाद में काव्य की प्रतिभा जो भवभूति ने बताई उसके बारे में समझते हैं। भवभूति की काव्य प्रतिभा, इसको लिखेंगे दोस्तों। भवभूति संस्कृत के उत्तरकालीन महान नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम है। इनकी काव्य प्रतिभा गहन, गंभीर और भावपूर्ण रही है। इनके नाटकों में करुण रस की प्रधानता है, विशेष करके उत्तर रामचरितम में आप देखेंगे करुण रस की प्रधानता आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इनकी भाषा ओजस्वी है, अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं
और यथार्थपूर्ण जो है चित्रण करते हैं। भवभूति ने चरित्रों के आंतरिक मनोभावों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है और भवभूति साहब ने संस्कृत नाटक को दार्शनिक गहराई और काव्यात्मक ऊंचाई प्रदान करी। इसके अलावा आगे देखते हैं आप अगला, मुद्रा राक्षसम का महत्व। इसका महत्व प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। देखिए, मुद्रा राक्षसम नाम का एक नाटक है, इसका जो महत्व है, क्योंकि विशाख दत्त नाम के एक लेखक है, उन्होंने लिखा हुआ है, ऐतिहासिक नाटक है मुद्रा राक्षसम। यह नाटक चाणक्य की राजनीति, कूटनीति और राज चातुराई का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें गुप्तचर, चाल, भ्रम, श्रम, नीति और कूटनीति का अत्यंत रोचक चित्रण किया गया है विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षसम नाटक में। यह नाटक संस्कृत नाट्य साहित्य में राजनीतिक नाटकों का श्रेष्ठ उदाहरण रहा है। इसकी भाषा प्रभावशाली है, संवाद रोचक है, कथानक अत्यंत संगठित रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। तो आप एक चैप्टर मतलब कि एक ही वीडियो के माध्यम से आप समस्त चैप्टर के बारे में समझ रहे हैं, सभी चीजों के बारे में जान रहे हैं। इतना जानकारी बहुत है आपके लिए बीए में। आप अगर इन चीजों को बढ़िया तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये पूरा पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यह नाटक भारतीय राजनीतिक चिंतन, कूटनीतिक कौशल और राष्ट्रहित की भावना को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। अगर आपको लेना, ये एमसीक्यूज भी आपके लिए तैयार किया गया है, या ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मैं करवाऊंगा। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको पीडीएफ नोट्स कैसे प्राप्त करना, हमारे कोर्स में कैसे ज्वाइन होना है। इसके लिए मात्र 100 रुपए फीस लगती है और सभी सेमेस्टर का, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाता है। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे आप? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा दोस्तों, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र कितने रुपए? मात्र और मात्र 100 रुपए भेज देने हैं। 100 रुपए फीस केवल थर्ड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, लेकिन अगर आप थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा करते हैं, 2 सेमेस्टर की फीस वैसे 200 रुपए होती है दोस्तों, लेकिन 200 रुपए ना लग करके इकट्ठा फीस जमा करने पर आपकी मात्र और मात्र 150 रुपए फीस में, 150 रुपए फीस में आपको कितना दिन तक पढ़ाया जाएगा? 1 साल तक आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे। जब भी कोई क्लास होगी, केवल संस्कृत की नहीं, हिंदी की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। जैसे आप फीस जमा करेंगे, फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई ऑनलाइन चलाता हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी फीस आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, मात्र 6 महीने तक, यानी कि केवल थर्ड सेमेस्टर का कोर्स 100 रुपए में है। थर्ड एंड फोर्थ मेरे हिसाब से सबसे बेटर आपके लिए ये रहेगा, क्योंकि इसमें आप 50 रुपए की छूट मिलती है। नहीं तो बाद में फिर फोर्थ सेमेस्टर का आप जुड़ेंगे तो फिर 100 रुपए लगेगा। इसके लिए आप इकट्ठा अगर 100 रुपए 150 रुपए फीस जमा कर देंगे, 1 साल तक आपका हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। ठीक है, सभी विषय का, हिंदी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपका है उन सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में यहाँ पर जैसे जो पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, जैसे लाइव क्लास होगी तो उसकी लिंक सबसे पहले आपको दिखेगी यूट्यूब वाली। इसके साथ साथ जो पिछली क्लास है तमाम सारी, वो पुरानी वीडियोस, उनके वीडियोस भी मिल जाएंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि अब तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ तैयार किया गया, अब की बार तैयार किया गया, पिछले साल के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट तमाम सारे, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। अब की बार का जो नोट्स है दोस्तों, उसमें क्या है कि हैंड रिटन नोट्स, आपका हस्तलिखित नोट्स, ये जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखा, ये इस प्रकार का आपको नोट्स मिलेगा। साथ में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक इकाई का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आंसर के साथ आपके लिए तैयार किया गया, यानी कोई भी सीरीज या किताब आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आपका मेजर के 2 सब्जेक्ट की तैयारी, एक माइनर सब्जेक्ट की तैयारी और एक को करिकुलर सब्जेक्ट जिसकी परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती आई है, उसकी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी इसी 150 रुपए फीस में, दोनों सेमेस्टर की, थर्ड एंड फोर्थ दोनों की। ठीक है, तो आप फीस जमा करके तुरंत जुड़ जाए, देर मत कीजिए। यहाँ पर आपको जुड़ना इसलिए चाहिए क्योंकि आप जब सीरीज खरीदते हैं तो सीरीज का दाम जब आप सीरीज में लगाते हैं, उससे बेटर आपके लिए शुक्ला आईडी पॉइंट के लिए ये कर दिया कि नोट्स आपके लिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, मात्र एक सब्जेक्ट की सीरीज लेने के लिए 60 रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो आपको एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट, कम से कम 5 सीरीज लेनी पड़ती है, को करिकुलर वगैरह मिला करके। तो 6 पंचे 30, 300 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। ये 300 रुपए आपके नहीं खर्च होंगे जब आप हमसे जुड़ते हैं। मात्र 100 रुपए में आपको इन 5 की सेमेस्टर का पीडीएफ नोट्स और व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ मिल जाएगा, और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ते हैं। हम पिछले 7 सालों से आपको पढ़ा रहे हैं, तो पता है कि कौन से पेपर में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे कैसे आने वाले हैं।
मात्र 100 रुपए में आपको थर्ड सेमेस्टर का मिलेगा। और मेरे हिसाब से 150 वाला कोर्स आपके लिए बेटर इसलिए रहेगा क्योंकि आपको इसमें थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तो पूरा 1 साल तक की फीस आपकी हो जाएगी। 1 साल तक आप ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो पहले थर्ड सेमेस्टर का आपको पूरा नोट्स मिलेगा, फिर जब थर्ड का पेपर हो जाएगा तो फिर फोर्थ सेमेस्टर का आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। जिन बच्चों को जुड़ना तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर 9984 039 139 पर। ठीक है, बहुत कम फीस में रखा गया दोस्तों, फटाफट से फीस जमा करके जुड़ जाए। अब हम 20 एमसीक्यूज को देखते हैं इस यूनिट से, यानी पहले यूनिट से। फिर इकाई नंबर 2 के भी मैं प्रयास करूंगी कि क्लास आए, और क्लास से पहले आपको पीडीएफ नोट्स ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, तो आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपका आ चुका, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों? नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नाटक को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? नाटक को पंचम वेद के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, संस्कृत नाटक का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? तो संस्कृत नाटक का स्वर्णकाल दोस्तों गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, संस्कृत नाटकों में सुखांत की प्रधानता किस विशेषता को दर्शाती है? ये दर्शाती है दोस्तों किस विशेषता को? आदर्शवाद को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखें। 5 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रश्न महाकाव्य के द्वारा रचित नाटक नहीं है इनमें से कौन सा नाटक महाकाव्य ने नहीं लिखा है? देखिए, स्वप्नवास उदत्तम, ठीक है, प्रतिज्ञ योगन धरण और अभिमार का ये नाटक महाकाव्य भास का है। उत्तर रामचरितम भवभूति का नाटक है, ये भास का नहीं है। छठा प्रश्न है, स्वप्नवास उदत्तम नाटक के नाटककार कौन है? आचार्य महाकवि भास जो है, इन्होंने स्वप्नवास उदत्तम नाम का नाटक लिखा है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इकाई संख्या 3 में। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न इकाई नंबर 4 में संकलित है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध चरित्र महाकाव्य के रचयिता कौन है? बुद्ध चरित्र नाम की रचना को लिखा है अश्वघोष ने। बात ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष किस काल के कवि हैं? तो ये बौद्ध काल के कवि हैं, बेसिकली कुषाण काल कह सकते हैं उसी को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, सौंदर्य नंद किसकी रचना है? सौंदर्यानंद अश्वघोष की ही रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवभूति का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों कौन सा? उत्तर रामचरितम। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले 10 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए। 11वां प्रश्न, 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखे हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक के नाटककार कौन है? तो भवभूति साहब है, सी ऑप्शन। मुद्रा राक्षसम नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त साहब। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। यही सब प्रश्न परीक्षा में आएंगे, बात ध्यान रखेंगे। मुद्रा राक्षसम नाटक का नायक कौन है दोस्तों? तो मुद्रा राक्षसम नाटक का नायक कौन है? राक्षस नाटक है क्या? चाणक्य जी नाटक है, इसके गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत है। राक्षस जो है, हाँ, मुद्रा राक्षसम नाटक का नायक ये भी कह सकते हैं, राक्षस भी इसका नायक है। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि बाद में चाणक्य की तरफ वो हो जाता है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में किसकी राजनीतिक कुशलता का चित्रण किया गया है? चाणक्य की राजनीतिक कुशलता का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ही उसका सही है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक भास की रचना है? कौन सी रचना भास की है दोस्तों? आविवारका जो है भास की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत नाटकों की भाषा कैसी होती है? तो भाषा दोस्तों गद्य पद्य मिश्रित होती है संस्कृत नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न है, संस्कृत नाटकों का आधार क्या है? रस और अभिनय, ए ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, नाटक का उद्देश्य क्या है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नाटक का उद्देश्य क्या होता है? लोक शिक्षा और मनोरंजन, बिल्कुल ए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, संस्कृत नाटक में नायिका के कितने भेद माने गए हैं? तो नायिका के दोस्तों 8 भेद माने गए हैं। अब इसका क्या भेद होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव दोस्तों कालिदास की रचना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया है। मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए नोट्स की क्वालिटी कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी दोस्तों। ये देखिए, ये आपके लिए हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही पूरे नोट्स आपको प्राप्त करने के लिए तुरंत एसएमएस करके आप जुड़ जाइए हमारे ग्रुप से। मैंने आपको कई बार समझाया, ठीक है। ये यूनिट नंबर 1 का नोट्स था। ऐसे ही इकाई नंबर 2, 3, 4, 5 सभी यूनिट का आपको नोट्स मिल जाएगा। और तमाम सारे प्रैक्टिस सेट जब आएंगे ऑब्जेक्टिव के लिखित के, वो सब भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।